अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 17 जनवरी और आज के दिन की बड़ी खबर, अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस जो है उसमें आज बाकायदा फैसला आ गया। तीन दफ़ा ये फैसला, 2 दफ़ा जो है वो मौखर हुआ। इससे पहले 23 दिसंबर 2024, फिर 6 जनवरी की इसकी डेट आई थी, लेकिन ये फैसला मौखर हो गया था। गो कि ये महफूज फैसला था, लेकिन इसका ऐलान नहीं हुआ और आज 17 जनवरी को बाकायदा इसका ऐलान कर दिया गया और इसमें बानी पीटीआई जो है उनको कन्विक्ट कर दिया गया है। 14 साल कैद बामुशक्कत और उनकी अहलिया जिन पर इस करप्शन केस में मुआवनत साबित हुई, उन्हें 7 साल कैद बामुशक्कत, बानी पर 10 लाख और उनकी अहलिया पर 5 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 और 3 माह की सज़ा जो है वो होगी। आज इस फैसले के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म अदालत ने जो है वो दे दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस को हायर लेवल के ऊपर जो है वो चैलेंज करने का फैसला किया। दूसरी तरफ हुकूमत जो है इस फैसले को कानून की और इंसाफ की जीत करार दे रही है। आज इस फैसले के असरात जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि इसे बड़ी डिफरेंट डायनामिक्स इस फैसले की तो थी, लेकिन इस केस की तो थी, लेकिन इसके जो फैसला था इसको भी नथी किया जा रहा था मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के दरमियान चल रहे हैं। फिर दूसरी कुछ खबरें ये भी थी कि एडिशनल जजेस की तैनाती का जो मामला है ये शायद उससे भी लिंक्ड है। बहरहाल क्या हकीकत रही और मामलात किस तरह चलेंगे, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है लालचंद मलही साहब ने, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसिफ बशीर चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलही साहब, सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं। ये फैसला जिसके बारे में खुद अलीमा खान जो है उनका ये कहना है कि 1 महीने पहले से हमें पता था कि क्या फैसला आना है, और उसके बाद और भी जो पीटीआई कैंप जो है वो उसमें इसी तरह की बातें की जा रही थी, तो क्या कुछ सरप्राइजिंग था इस फैसले में? क्या आपको ऐसा सरप्राइजिंग लगा? इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान की तारीख की जुडिशल हिस्ट्री में एक और जो है वो ब्लैक डे है, जिसमें एक बेसलेस जो है वो केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है। बेसलेस क्यों हो गया ये मैं बताता हूँ। ये पहली दफा ही नहीं है कि ये 3 दफा तो इसको मौखर करना पड़ा। जिस तरह ये हुकूमत कहती है कि ये ओपन एंड शट केस था, अगर ओपन एंड शट केस होता तो इनको 3 बार मौखर करने की जरूरत क्यों पेश आई थी। और दूसरी बात कि आपने देखा जब जब ये मौखर हुआ या फैसला आया, उससे पहले ये फैसला कुछ साफियों के पास और कुछ पुराने सियासतदानों के पास ऑलरेडी मौजूद था। तो ये साबित तो नहीं कर सके, ये साबित तो नहीं कर सके इस्तिगासा जो है उसके जो बड़े ठोस, मुस्तनद और काबिल एतबार ये सारी चीज़ें इस तरह की मानी जा रही हैं। इस वक्त जो कहा जा रहा है इस फैसले को लेकर, ये जो सारी चीज़ें साबित करना थी, ये तो केस के अंदर साबित करना थी ना, कि अगर ये झूठा था, गलत था, वहां तो साबित नहीं कर सके। ये पहला फैसला नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ लोअर जुडिशरी से आया है। आपने देखा कि साइफर केस में भी इसी तरह फैसला आया था, इज्जत केस में भी आया, अपना तोशाखाना केस में भी आया, लेकिन वो तिनकों की तरह वो फैसले उड़ गए, क्योंकि ये सारे सियासी और बेबुनियाद केस है। और जिस जज साहब ने ये फैसला सुनाया है उसके लिए तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आ गई है कि उनको तो 2014 में ही कह दिया गया था कि ये जज जो है ये जज का ऑफिस होल्ड करने के लिए अहल नहीं है। बुनियादी तरह आप देखें कि इस मुल्क में एक तो अच्छे इदारे बनते नहीं, और जो इदारे बन रहे होते हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। ये वाहिद यानी आप ये कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल जो हुआ इस फैसले को, जो इसकी अनाउंसमेंट थी, इस केस में ना इमरान खान को 1 पैसे का फायदा हुआ, ना हुकूमत को 1 पैसे का नुकसान हुआ। उसके तो सर वो तो सर जब आप उस केस की जुजियात पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ, कि ये तो उस केस की जुजियात, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। जरा आ जाते हैं इस वक्त आसिफ बशीर चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो इस वक्त बात की जा रही है, इससे पहले जो है वो
बड़ा मेजर रिलीफ मिला खान साहब को, और तोशा खाना केस हो या उसके अलावा जो स्टेट सीक्रेट लीक करने के हवाले से हो, कौमी राज जो है उसके अफशा करने के हवाले से, या फिर अनलॉ मैरिज के हवाले से, तो वो या तो टर्न डाउन हुए या फिर सस्पेंड हुए। आज के इस केस को लेकर आप क्या कहेंगे, जो इस वक्त क्लेम किया जा रहा है कि ये सियासी केस था? आपको वाकई लग रहा है कि ये सियासी था, ये इसमें एस्टैब्लिश हुआ है सारा सिलसिला? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी हमारे जो सियासतदान हैं इनका वर्का जब फट जाता है ताकतवर लोगों के साथ, तो फिर इन्हें जेल जाना होता है और इनके ऊपर बहुत सारे सच्चे झूठे केसेस बन जाते हैं। और जहाँ बहुत सारे झूठे केसेस में इन्हें उलझाया जाता है, वहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत भी होती है। और आज जिस केस का फैसला आया 189 मिलियन पाउंड वाला, जिसे हम 190 मिलियन पाउंड जनरली कहा जाता है या अलकादर ट्रस्ट का केस कहा जाता है, ये वाकई में एक ऐसा केस है कि जिसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने काबीना से एक रियायत लेके दी एक प्रॉपर्टी टाइकून को, एक ऐसे फ़र्द को जिसको हर हुकूमत फेवर देती है, एक ऐसे फ़र्द को जिसके बारे में अपोजिशन में वो बड़ी सख्त बातें कहते होते थे और वो कहते थे कि मैं देखूंगा कि मुझे कैसे ख़रीदेगा। ये बातें, उनकी सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन हुआ ये कि अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसकी पूरी डिटेल भी आपको बताऊंगा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, किस मुआहदे के तहत आ रहे थे। लेकिन हुआ ये कि वो पैसा जिसे पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में आना था, बिल्कुल नेशनल एक्सचेकर में आना था, जो हमारा नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर 1 है, उसमें ये पैसे आने थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना के थ्रू एक स्पेशल अप्रूवल करवाई और ये पैसा जो है इसको डाल दिया गया उस प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के उस जुर्माने के अकाउंट में, जो कि कराची के बहरिया के ऊपर जो है उसको 460 अरब का जुर्माना हुआ था। ठीक है। तो इस तरह उन्होंने ना सिर्फ ये कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया, बल्कि अच्छा, ये सारा एस्टेब्लिश हुआ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसके अनाउंसमेंट के हवाले से, इसकी तारीख के हवाले से जो कंट्रोवर्सी किया जा रहा है, या पीटीआई इस वक्त कह रही है कि जनाब अगर ये इतना ही ओपन एंड शट केस था तो ये पहली उसमें क्यों नहीं अनाउंस कर दिया गया, उसके पीछे क्या मामला था आसिफ साहब? फैसले को ख़राब किया गया है और क्योंकि बाद में आला अदलिया से रिलीफ भी इन्हीं लोगों ने लेके देना होता है, तो ये ऐसी इसमें ख़राबियाँ पैदा करते हैं कि कल जब चाहें सियासतदानों को इसमें बरी कर दें और जब चाहें इनकी आर्म ट्विस्ट कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि जज को कोई मुश्किल आ रही होगी फैसला सुनाने में, उसको पीछे से कहा जाता होगा कि ना सुनाओ। पहले उन्होंने एक बहाना लगाया कि सर्दियों की छुट्टियां, भाई सर्दियों की छुट्टियां तो शेड्यूल्ड होती हैं, यकम जनवरी को पता होता है कि दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां कब से स्टार्ट होनी है, इस साल गर्मियों की छुट्टियां कब से होनी है। फिर कहा गया जी कि कोर्स पे चले गए हैं। तो ये सारा कुछ सियासी तौर पे किया गया और इस केस को सियासी बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ये सियासी केस नहीं था, ये जनरली इमरान खान साहब की एक ऐसी बदइतदाली है कि अगर किसी टेक्निकल ग्राउंड पे कल आला अदालतें भी उन्हें छोड़ दें तो अल्लाह ताला की अदालत में और अपने ज़मीर की अदालत में वो ज़रूर शर्मिंदा रहेंगे कि उन्होंने वो पैसे जो पाकिस्तानी कौम के ख़जाने में आने थे वो उन्होंने उस वक्त एक प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में डाल दिए थे। हुकूमत के लिए क्या मसला था सर? ये फरमाइएगा, जो एडिशनल जजेस की तकर्रुरी के हवाले से बात की जा रही थी और फिर ये था कि अगर ये अपर कोर्ट में जाकर चैलेंज होता है, हायर कोर्ट्स के अंदर चैलेंज होता है, तो वहाँ पर शायद हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल फील ना करे, उसके लिए प्रॉब्लम हो, इसके ऊपर भी बात की जा रही थी ना, वो क्या मामला था? जी बिल्कुल, आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी था और यही तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस जो हैं वो जो आने हैं वो आ जाएंगे। तो क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जुडिशरी की जो आर्म ट्विस्ट की जानी थी वो हो चुकी है, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कि मैनेज नहीं हो पा रही थी वहाँ पे भी वो जजेस आ जाएंगे जहाँ पे जो है अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवा के उनसे जो है मनपसंद फ़ैसले लिए जा सकेंगे। ये बात ज़रूर एक कही जाती है कि इसमें इल्तवा इसलिए किया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस केस को मेरिट के ऊपर भी चलने दिया जाता हाई कोर्ट के अंदर तो ये बड़ा एक टफ केस है इमरान खान जो हैं उनके लिए और उनके इसका दिफा करना उनका। मलिक साहब, अब आप बताइए कि क्या किस तरह से दिफा किया जाएगा जब इसको आप कह रहे हैं कि जनाब हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज होगा, तो वहां पर क्या ऐसी चीजें डिफरेंट होंगी? और फिर उससे भी पहले ये भी मुझे बताइए कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं उसका इसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा क्या?
हम समझते हैं कि ये केस हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि आप जो भी कह लें, लेकिन ये एडमिटेड फैक्ट है कि इमरान खान को एक पैसे का कोई प्रॉफिट हुआ है और ना हुकूमत को कोई एक पैसे का नुकसान हुआ है। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे और ये इमरान सर, लेकिन जहां पर जाने चाहिए थे वो अकाउंट नंबर 1 में तो नहीं गए ना, वो तो उस अकाउंट पे गए जिसके ऊपर जुर्माना हुआ था, जिसने जुर्माना भरना था। ये तो एक तरीके से उसका जुर्माना भर दिया गया इन पैसों से। अच्छा, मेरी बात सुने ना। ये इमरान खान ने उनसे कोई मुआहदा ना मलिक रियाज से किया था, ना किसी और से किया था। ये एनसीए का और मलिक रियाज का मुआहदा था, जिसके तहत नहीं, उसके बाद की जो सेटलमेंट सर, उसके बाद की जो सेटलमेंट, मैं ये बताइए ना, उसके बाद की जो सेटलमेंट थी वो एनसीए से तो आया, एनसीए से आया, वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था ना, वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आया। देखिए मैं एक मिनट, मैं एक बात पूछनी चाह रहा हूं। देखिए अगर 30 सेकंड दे देंगे ना, मुझे 30 सेकंड दे देंगे ना, मैं अपनी पॉइंट मेक कर चलें, ठीक है, आप अपना पॉइंट एस्टैब्लिश करें, फिर मेरे ख्याल से चौधरी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ये मुआहदा एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान में था। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में आए, वो पैसे इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास है। इमरान खान के पास एक पैसा नहीं गया। अल कादर ट्रस्ट 1 साल पहले, इस सारे मामले से पहले जो है वो बन चुका था, एस्टेब्लिश हो चुका था। उसमें इमरान खान ना उसको कोई बेच सकता है, ना उसको किसी को कर सकता है। वो एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, लिहाजा ना हुकूमत को नुकसान हुआ, ना इमरान खान को 1 रुपए का फायदा हुआ, तो कोई अक्यूर हुआ ही नहीं फाइनेंशियल बेनिफिट। तो ये केस सिरे से बनता ही नहीं है। चले आसिफ साहब, ये तो इनकी तरफ से बड़ा ओपन एंड शट केस हुआ। आसिफ साहब, ये तो इनकी तरफ से बड़ा ओपन एंड शट केस हुआ। फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ। आज सुबह से मेरी जिन लोगों से बात हो रही है वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब का तो इससे तल्लुक ही नहीं है, ये तो मलिक रियाज का और एनसीए का एक मुआहदा था। तो फिर मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने वफाकी काबीना से क्या चीज़ मंजूर कराई? अगर इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है तो उन्होंने वफाकी काबीना के सामने वो खत कौन सा लहराया था और बाकायदा इल्जाम लगाया काबीना को गुमराह करने का। आपने अकाउंट, अच्छा, और मेरी बात सुने, काबीना अगर वो कॉन्फिडेंट होते कि वो सही बात है तो काबीना में डिस्कस कराते, काबीना के एजेंडे के आइटम के ऊपर रखते, उसके ऊपर डिस्कशन होती, लोगों को पता होता कि किस चीज़ के ऊपर इन्होंने हमारी राय ली है। मेरा सवाल दूसरा है, ये तो आपको पता है कि अब तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि पैसा तो पहले ही मंगवा लिया गया था, ये तो एक आई वाश था ताकि कागजी कार्रवाई का पेट भरा जाए। मेरा सवाल दूसरा है, मैं ये कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि पैसे तो अब सरकार के पास हैं, मुझे बताएं कि अगर एक बंदा डाका मारने के बाद वो डाकू से पैसे रिकवर हो जाएं और आप कहें तो पैसे तो मालिक के पास आ गए, तो आप डाकू को तो छोड़ देना चाहिए। भाई, क्राइम कमिट हो चुका, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो चुकी, वो पैसा जो अकाउंट नंबर 1 में आना था वो एक बाअसर आदमी का जुर्माना अदा कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर उसको सेटल किया और वापस उसको उस अकाउंट में भेजा, यानी रिकवरी हुई। यानी कि ना सिर्फ जुर्म जो है एस्टैब्लिश हो चुका है, रिकवरी भी हो चुकी है इसमें। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, मली साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक पे आने के बाद मैं चाहूँगा कि मली साहब इसके ऊपर रेस्पॉन्ड करें कि ये इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या खान साहब को वो तमाम सहूलतें जो इस वक्त मैसर हैं, जो उनके लोग पार्टी के लोग जाके मिल रहे हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जानेंगे। वेलकम बैक जी। मली साहब, मैं ये मुज़ाकरात के हवाले से जानना चाह रहा था, क्या स्ट्रैटेजी होगी? सर, मैं सिर्फ एक आधा मिनट फिर उस पर आता हूं। देखिए, चौधरी साहब ने फिर वही बात कर दी कि डाकू ने डाका मारा और पैसे रिकवर हो गए। भाई, ये कौन से डाकू होते हैं जो डाका मारकर पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा के आते हैं? मैं ये पहला डाका सुन रहा हूं कि या पुलिस के पास जमा करा। सर, फिर वो बात फिर अलकादिर ट्रस्ट तक जा रही है ना, उसके एवज क्या डील हो रही है, क्या चीजें मिल रही है, रहने दें उस चीज को। वो आप जाके हाईकोर्ट में जब जाएंगे वहां आप डिस्कस कीजिएगा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि ये मुज़ाकरात आपको नजर आ रहे हैं, हतमी क्या होगा मुज़ाकरात में, ये मैं जानना चाह रहा हूं सर। देखिए, अब जो मुज़ाकरात के हवाले से अब बाल जो है हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत का बड़ा मुतालबा ये था कि हमें जो डिमांड्स हैं वो इन राइटिंग में दी जाए।
वो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने वहां पहुंचकर वो डिमांड्स राइटिंग में दे दी हैं और उनको अपने टीओर्स भी जो हम समझते हैं कि होने चाहिए वो हमने दे दिए हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल कमीशन एंड रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वो हम दे चुके हैं। अब ये हुकूमत पे है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे। हमने पहले ही ऐलान किया था, हमें पता था कि इस केस का क्या होगा और ये कहां से खत्म होगा, ये जो लोअर जुडिशरी से क्या फैसले आएंगे और हायर जुडिशरी पे क्या मेरिट पे फैसले देगी। लिहाजा हमने पहले ही कह दिया था हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, हुकूमत मुज़ाकरात से ना भागे। अब यह बाल हुकूमत के कोर्ट पे है कि वो इस पे अपना मशवरा करके वो हमें राइटिंग में इसका जवाब दे। अगर वो कमीशन बनाने से कतराती है, कमीशन नहीं बनाती, तो फिर ये बातचीत जो है वो बेसूद होगी, क्योंकि कमीशन जब तक बनेगा नहीं तो 9 मई हो या 26 नवंबर हो, उसकी जो धूल जो है वो बैठेगी नहीं। ठीक है, पाकिस्तान के फायदे में है। आपका पॉइंट आ गया आसिफ चौधरी साहब। मुमकिन होगा हुकूमत के लिए कमीशन बनाना, और कमीशन बनाने अगर बना तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो फिर वो रैप अप हो जाएंगे, जो इस वक्त तहकीकात चल रही हैं सारी चीज़ें। तो क्या मुमकिन होगा इस वक्त इस तरह की डिमांड पूरा करना हुकूमत के लिए? कौन से कमीशन की आप बात कर रहे हैं? 9 मई के ऊपर जो कमीशन एग्जैक्टली उसी की जो डिमांड है इस वक्त पीटीआई की। जी जी बिल्कुल। वो देखें, वो कमीशन बनाना हुकूमत को भी सूट करता है, पीटीआई को भी सूट करता है, और पाकिस्तान के मेरा ख्याल है ताकतवर हलकों को भी सूट करता है, क्योंकि सारे लोग जो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं और उसके इवज़ उन्हें कुछ ना कुछ देना होगा। अगर ये कमीशन बनाया जाता है तो कमीशन में ये तो एस्टैब्लिश हो जाएगा कि वहाँ पे पीटीआई के लोग बहुत सारी जगहों पे फौजी इंस्टॉलेशंस पे मौजूद थे। बहुत सारे लोगों की ये वीडियोस भी हैं जो मीडिया के साथ भी ऑलरेडी शेयर की जा चुकी हैं कि पीटीआई के लीडर्स वर्कर्स को कह रहे हैं कि फ़लाँ जगह पहुँचें, फ़लाँ जगह चलते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। तो देखें, कमीशन में शायद ये तो एस्टैब्लिश हो जाएगा कि बहुत सारी जो इंस्टॉलेशंस थी हमारी, वहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स और कुछ कायदीन भी मौजूद थे, लेकिन ये शायद कमीशन में एस्टैब्लिश ना हो सके कि ये कोई कू की अटेम्प्ट थी या तख्ता उलटने की साजिश थी। अच्छा। तो अगर इस तरह की कोई फाइंडिंग आती है कि जी बिल्कुल पीटीआई के लोग तो इसमें थे, लेकिन ये कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं थी कि हुकूमत जो है उसका तख्ता गिराया जाए, तो उसमें इमरान खान को फिर शायद इस पोजीशन में होंगे। सर मेरे सवाल का दूसरा पार्ट, 14 साल कैद बामुशक्कत और बुशरा बीबी 7 साल कैद बामुशक्कत। अब जिस तरीके से मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं कि पार्टी जो है वो जाकर मिलती है बानी पीटीआई से और उसके बाद उनकी डायरेक्टिव्स के ऊपर जो है वो आगे बात चलती है, क्या अब ये मुमकिन होगा इस तरह की सहूलत? सर मेरा ख्याल है कि वो अभी जो कल मुज़ाकरात में कहा गया था ये मुलाकात भी करवाई जाएगी, और ये फ़ैसला पीटीआई के लिए भी कोई गैर मुतवक्के नहीं है और सबको ये पता था, इस पे बयानात भी आ चुके हैं कि इसका मुज़ाकरात से कोई तल्लुक़ नहीं होगा। इसकी अपील है, डेफिनेटली यहाँ से सज़ा होनी थी, उसके बाद ही कहीं अपील लगनी है, उसका जो भी मुस्तकबिल होगा, जैसे भी निज़ाम इंसाफ को बताया जाएगा वही फ़ैसला आ जाएगा। मुझे तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैं आपसे पिछली बात कर रहा था कि अगर कमीशन की इस तरह की फाइंडिंग आती है तो उसके बाद इमरान खान इस पोजीशन में होंगे कि वो ये कहेंगे कि मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वर्कर वहाँ पे थे, इस तरह की जगह पे ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह का कोई बयान दे सकते हैं जिसको अपॉलॉजी कंसिडर किया जाएगा, और मेरा ख्याल है सारे फिर मूव फॉरवर्ड होने की पोजीशन में हो जाएंगे। ओके, हो सकता है कि फिर वो वहीं से फिर एक मजीद राह निकले, लेकिन एक और भी बात है, वो बात और जो एक डिमांड है ना पीटीआई से कि माफ़ी मांगे, वो इसका एक रास्ता खुल जाएगा, सॉफ्ट बात आ जाएगी। दूसरा जो ताकतवर हल्के हैं उनकी भी बात रह जाएगी, सबको फेस सेविंग मिल जाएगी और कोई सियासी हल निकल आएगा चीज़ों का। आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, कि कुछ ये स्पेशली डेट के हवाले से, इसके फैसले मौखर करने के हवाले से कि कुछ शुकूक व शुबहात लकुनाज उसकी क्रेडिबिलिटी उसको लेकर एक बयान वजीर कानून का है, और वो कहते हैं कि बानी सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। सदर मुमलिकत से रहम की अपील, क्या आपको लग रहा है कि आगे चल के अगर मुमकिनात थे जहाँ पे चीज़ें हों तो इस तरह की भी कोई चीज़ होगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर वो इंसाफ और कानून के तमाम तकाजे जो हैं जो वो कहाँ पर खड़े होंगे?
देखें, मुझे नहीं लगता इस तरह की अपील की ज़रूरत नहीं आएगी। नॉर्मली तो ये अपील सारी एपलेट फोरम एक्सरसाइज करने के बाद होती है, लेकिन बीच में भी हो सकती है। इमरान खान कभी भी अपने सियासी राइवल्स जो हैं उनके सामने अपील नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे कि वो एपलेट फोरम से इसका डिसीजन लेंगे, और ना ही अभी वो इस पोजीशन में आए हैं कि उन्हें रैम की अपील करनी पड़े। तो मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है इससे ना तो मुज़ाकरात रुकेंगे, इससे दूसरी तरफ जब ये मामला आला जो अदलिया में जाएगा और मुज़ाकरात में अगर कोई पेशरफ्त हुई तो इसी केस में से ऐसे नुक्ते निकाल कर इमरान खान साहब को बाहर भी लाया जा सकता है, जिस तरह इससे पहले मियां नवाज शरीफ को मनपसंद वक्त पर नाअहल किया गया और मनपसंद वक्त पर उन्हें दोबारा क्वालिफाई कर लिया गया। अहम सवाल ये होगा कि अगर स्टैब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं माना तो क्या वो इमरान खान को वज़ीर आज़म मानेंगे, या वो यही चाहेंगे कि उनकी पार्टी के कुछ लोग अगर कभी फेयर इलेक्शन होता है और उसमें पीटीआई वोट लेती है तो उसमें क्या इमरान खान दोबारा सिंहासन पे बैठ सकेंगे? अहम सवाल यही है जो पहले मियां नवाज शरीफ की मर्तबा था। मलिक साहब, बात सारी इतनी है कि मैं मलिक साहब मैं चाहूंगा आप लास्ट में कंक्लूड कीजिएगा। सियासत नाम ही मुमकिनात का है। आज बज़ाहिर आपको तमाम दरवाजे शायद बंद होते हुए नजर आए, लेकिन ओपनिंग कहीं ना कहीं से जरूर हो सकती है। देखिए जी, बिल्कुल सियासत नाम मुमकिनात का है और इमरान खान ने बहुत सारी चीजों को मुमकिन बनाया है। इमरान खान के लिए मशहूर था कि वो 2 दिन जेल में नहीं रह सकते, ये सारे वज़रा कहते थे, और उन्होंने 1.5 साल से ज्यादा जेल में रह के ये साबित कर दिया कि वो ना डील चाहते हैं, ना ढील चाहते हैं, ना उनको जरूरत है। उन्होंने हर बार इसका इनकार किया है, माफी तो दूर की बात। ये तो हुकूमत कह चुकी थी कि हमारे 24 नवंबर को मामला तय पा गए थे, तो वो तब भी कह रहे थे कि हम आपको जो है किसी सब जेल या बनी गाला मुंतकिल करेंगे। इमरान खान ने इस बात का इनकार किया है। वो चाहते हैं कि हम अदालतों के जरिए ही बाहर आएंगे। मैं आखिर में ये कमेंट जरूर करना चाहूंगा कि ये टॉक्स जो है ये हुकूमत को सूट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान जब तक जेल में है तो यही उनकी हुकूमत की जमानत है। जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेंगे उसी दिन ही इस हुकूमत की जो क्लचेस है वो गिरना शुरू हो जाएगी और ये हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, क्योंकि जाली मैंडेट पे खड़ी है। और ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है जो कि इस वक्त पार्टी चला रहे हैं कि जिस दिन जो है वो बानी पीटीआई अगर बाहर आते हैं तो सबसे पहले वही लोग जो है वो आगे पीछे होंगे। बहरहाल देखना ये कि अब मामला कहाँ तक जाते हैं, ये पूरा मामला जो है ये किस तरह इसमें मज़ीद सियासी मुमकिनात जो है वो और सियासी समझ लें कि जो ओपनिंग्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ बशीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और लालचंद मल्ही साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और दिलखराश वाक़या पेश आया। बदनसीब कश्ती मगरबी अफ्रीका से स्पेन के लिए रवाना हुई। मरने वाले 86 अफराद में 67 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और इस हादसे में 36 तारकीन वतन को बचा लिया गया। इससे पहले 14 जून 2023 को भी हमने देखा कि यूनान कश्ती हादसा, इसमें भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है इससे मुतासिर हुई थी। और जो सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पर एक कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर केस में वो ये है कि स्मगलरों का मुसाफिरों के साथ इंसानियत सोज सलूक जुल्म। ये कहा जा रहा है कि मज़ीद पैसे ना मिलने पर बीच समंदर में खड़ा कर दिया गया। तकरीबन 8 दिन जो है वो कश्ती शदीद सर्द मौसम में जब राशन भी ख़त्म हो चुका था और वहाँ पर मुसाफिर बीमार हो रहे थे और इत्तलात हैं कि जो बीमार मुसाफिर थे उनको ज़बरदस्ती पानी में धकेला गया, उनको मारा गया। इसके ऊपर क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि आज एक 14 जून 2023 को जो हादसा पेश आया था उसकी एक इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है, जिसमें 65 मुलाजमीन जो हैं FIA के मुलाजमीन भी शामिल हैं, इसमें अफसरान भी शामिल हैं, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर और 4 इंस्पेक्टर्स। इन सबको मुअत्तल कर दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।
तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलमान खान, जो कि घुरको गुजरात से इनका ताल्लुक़ है और इस हादसे में इनके कज़न और इनके 2 भतीजे जो हैं वो भी जाँ बाग हुए। उनसे हम ये तमाम तफसीलात जानेंगे। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई दुख के ये इस वक्त हालात हैं। बताइएगा ज़रा किस तरह से ये वाक़या पेश आया, कब आपको पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो मेरा कज़न है और दो मेरे भतीजे, ये आज से 6 माह कबल, यानी कि ईद से एक दिन पहले, हाज के दिन ये घर से निकले। जो जेंट है ये हमारे इधर जोड़े करनाना का ही है, फाज नाम है उसका। उसके हथ ये चढ़े और डील इन्होंने की है बेज़ाते खुद ही 40 लाख में। 20 लाख पहले दिए और ये 6 माह से उधर। लास्ट हमारा राब्ता इनसे 2 फरवरी को हुआ है, लास्ट टाइम जब ये निकलने लगे थे। उसके बाद हमारा इनसे राब्ता बिल्कुल कट ऑफ था। और सोशल मीडिया से जो हमारे उधर कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कैसे से हमें पता चला कि कश्ती वो डुबो दी गई है, उनको कत्ल कर दिया गया। तो फिर हमने भागना शुरू किया और हमें पता चला कि ये 100% ये बात सच है और उन्होंने मारा है इनको कश्ती भी के। सलमान साहब, ये बताइए, आप खुद भी मेरे ख्याल से यूरोप में होते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। आपका कज़न है रिजवान और भतीजे हैं हसनैन और शहजाद। आपसे उनकी बातें हुई होंगी वहाँ पर आने के हवाले से, आपने उनको मना नहीं किया ये इस तरह से डंकी के थ्रू या गैर कानूनी जो सफ़र है इससे यूरोप ना जाया जाए? कितनी मरतबा हमें पता चलता है? नहीं सर, मशवरा नहीं उन्होंने लिया, हमें बताया था और हमने मना किया उनको कि ना ये बहुत डेंजरस है। हम जब आए थे आज से 30 साल पहले, वो और तरीके से थे। हम लीगली आए थे स्टूडेंट बेस पे और हम 30 साल से इधर हैं यूरोप में। लेकिन वो जो ब्रेन वॉश है वो जेंट ने इनका किया होता कि ये ऐसे बोलते रहते, वो उनके हथे चढ़ गए। नहीं तो ब्रेन वॉश सिर्फ उन बच्चों का होता है या फिर उनके वालिदैन का भी हो जाता है? ये ट्रेंड क्या ऐसा होता है कि जनाब ये गुजरात में इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं? ये हर कोई क्यों जाना चाह रहा है पाकिस्तान छोड़ के? और ऐसी इतनी गुर्बत भी नहीं है, लोग अपने ट्रैक्टर, अपनी आबाई जमीनें, अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेच कर जा रहे। सर, इधर इनका ब्रेन वॉश इसलिए कि सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। इधर भी काम जो आदमी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन बोलते ये हैं कि इधर हमें बचत कुछ नहीं है सिवाय खर्चे के, ये बोलते हैं। ये इनका इशू है। हाँ। और जो नौकरी है वो इधर इनको मिलती नहीं है गवर्नमेंट की कोई भी। हालांकि ये हमारे जो कजन है ये पढ़े लिखे हुए हैं, ये अनपढ़ नहीं है। हाँ। ये बैचलर हैं। अच्छा, पढ़े हुए हैं। नहीं, ये जो हमने देखा पंजाब में बड़ा ट्रेंड है कि जो बाहर लोग सेटल्ड हैं वो पाकिस्तान में जब शादियों में आते हैं तो उसके बाद डॉलर की नुमाइश होती है, डॉलर निछावर होते हैं, पाकिस्तानी करेंसी निछावर होती है। तो इससे भी लोग उनको लालच में आते हैं। लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान है, एक दफ़ा वहाँ चले जाएं तो हमारे भी ऐसे वारे नियारे हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता ना इसके पीछे इनके 30 साल है। ये रातों रात तो नहीं होता ना। और हमारी भी ये कमजोरी है कि हम ये करते हैं आके। इनको फिर यही होता है कि ये पता नहीं उधर दरख्तों से उतारने या ऐसे है, लेकिन उधर बहुत हार्ड काम है। तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा, इसके बाद भी हमारे साथ तो ये इंसिडेंट हो गया, किसी और के साथ ना हो, खुदा के लिए। ये रिजवान ने, शहजाद ने, इनके बारे में जरा बताइएगा। इन्होंने कितने पैसे किस तरह से मैनेज किए थे, कितने पैसे दिए थे और बाद में कितना मजीद तकाजा किया जा रहा था? सर, इन्होंने कुछ मुझसे लिए, कुछ और रिश्तेदारों से लिए, ये पिक करके उन्होंने उनको दिए। अंदाजन कितने लिए होंगे? अंदाजन कितने उनको दिए होंगे? 20 लाख दिए एक ने। 20 लाख एक ने, एक बंदे ने 20 लाख जी 60 लाख दे चुके हैं। 60 लाख रुपए। आपने करा लाहौर में देखा, लोग बेचारे जो लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है या जिनके पास वो करीम चला रहे हैं, वो फूड पांडा चला रहे हैं, वो बाइकिया चला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। ऐसा क्या है कि जनाब आप 20 लाख अरेंज करके तो आप छोटा मोटा कोई कारोबार आज के दौर में कर सकते हैं। ये किस तरह की ब्रेन वॉशिंग है कि बाहर ही जाना है बस? ये इनके अकल में नहीं आती। हम बारहा इनको समझाते हैं, जब ये जेंट के आगे चढ़ते हैं वो ऑटोमेटिकली इनका ज़हन वाश हो जाता है। ये हमारी बात बेतबार नहीं है। 60 लाख 70 लाख दे के इनको बात समझ आती है और फिर जीरो से शुरू होते हैं। मैं तो सभी से कहूँगा कि जरा रास्ता छोड़ दे, ये मौत है ये।
ये आपका जो कज़न है रिजवान, इसकी कितनी उम्र है? 40 साल है और एक 20 साल का है, एक 22 साल का है। तो ये 40 साल का रिजवान, इसकी शादीशुदा, कितने बच्चे हैं इनके? सर इसके 3 बेटे, एक बेटा है, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। एक की उम्र 5 साल है, एक की 3 साल है। जो बेटा है वो 14 साल का, 12 से 14 साल का। अच्छा, अब ये मामला अचानक तो नहीं हुआ? आप बता रहे हैं कि जनाब लास्ट आपकी जो है वो तकरीबन कोई 5-6 महीने का गैप है। इस बीच में अप्रोच किया यहाँ पर, जब राब्ता नहीं हो पा रहा था, जब वहाँ पे इजाफी पैसा मांगा जा रहा था, तो यहाँ पे पुलिस से या किसी और फोरम से राब्ता किया यहाँ पे लोगों ने कि नहीं किया? सर उन जो उधर शिप में थे ना, वो जो उधर कैप्टन था या जो भी एजेंट था, उनने हमसे नहीं तकाजा किया, उन्होंने वो एजेंट से तकाजा किया जो फायर है जोड़े थे। एजेंट है जो, उसने मजीद उनको पैसे, पता नहीं क्या डीलिंग हुई है, ये उसने दिए भी हैं या नहीं दिए। इसने नहीं दिए, फिर उनको मारा गया उधर। शिप 8 दिन समुद्र में खड़े रखा है इन्होंने। जुल्म है। और उस जुल्म से कहीं बढ़ के जो है वो क्या कहेंगे इसे, आप मजबूरी कहेंगे, इसे बेवकूफ़ी कहेंगे, इसे कम इल्मी कहेंगे कि इतना इस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है इसके बावजूद भी। और चलें, ये तो वो हादसा है जो पता चल गया, लेकिन कितने लोग ऐसे पहुंच रहे होंगे वहाँ पर, कितने लोग ऐसे जो रोज़गार गैर कानूनी तरीके से वहाँ पहुँचने में कामयाब भी हो रहे होंगे। मैं उधर रहता हूँ अरसा दराज से, ये आज का वाकया नहीं, ये हर रोज ही होता है, लेकिन इनको पता नहीं इनके ज़हन में क्या है, फिर भी ये नहीं मुड़ते इस काम। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलमान खान रात से हमारे साथ मौजूद थे। बात सिर्फ इतनी है कि जनाब एक एक बंदा अगर 20-20, 30-30 लाख रुपए देकर और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो भाई पाकिस्तान के अंदर कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा, कोई छोटा मोटा कारोबार क्यों नहीं कर रहा, कुछ ज़्यादा पैसा मिला के जायज़ तरीके से क्यों नहीं जा रहे। ये हुकूमत जो इस वक्त दावे कर रही है कि जनाब ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है और ह्यूमन जो ट्रैफिकर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी बेखनी की जा रही है, कि कहाँ कामयाबी मिली? अगर कामयाबी मिली होती तो ये पै दर पै इस तरह के वाक़यात नहीं होते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।